वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू सेकंड एकेडमी में आप सबका वेलकम। बच्चों, साइंस की सीरीज हमने क्लास 10 की शुरू ऑलरेडी कर चुकी है और इस सीरीज के अंदर हमने आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न के हिसाब से ही एक नई सीरीज चालू करी है। हमने पिछले सिलेबस पिछले क्वेश्चंस को साइड में बिल्कुल कर दिया है। इस वजह से थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, नो डाउट, उसके लिए हम सॉरी। लेकिन अब हम साथ में मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं आज से, यानी क्लास 10 मैथ्स भी शुरू हो रही है बिल्कुल और अच्छे से की जाएगी और पैटर्न के साथ, नए सिलेबस के साथ। तो इसमें आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम बच्चों। तो अब क्लास 10 का ये चैप्टर 1 रियल नंबर शुरू होने वाला है, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस 1 बाय 1 एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ करेंगे। और उसके बाद हमारी सीरीज पूरी चलेगी। और उस याद रखना बच्चों, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज एक नहीं, खासकर से जब पूरी चैप्टर आपका कवर हो जाता है यानी कि रियल नंबर, तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें पुटअप करेंगे। उसमें आपको एक्स्ट्रा बुक, चाहे वो आरडी हो, अग्रवाल हो, कोई भी कंपटीशन हो, उससे सारे क्वेश्चन रिलेटेड उसमें आपको लास्ट में ऐड करके सॉल्व करके एक पैटर्न, एक चैप्टर वाइज टेस्ट की तैयारी भी आपसे करवाएंगे। इसलिए ताकि आपको, क्योंकि देखो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैंने शुरू से हमेशा ये महसूस किया है, चाहे वो 10 साल या 20 साल पहले की बात हो, वो ये है कि एनसीईआरटी के पास एक्सरसाइज के में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, उसमें इतनी वैरायटी कवर नहीं हो पाती है। और ये प्रॉब्लम है सब बच्चों का। तो बच्चों को जब वो वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, तो आप उसकी उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आप टफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी एक बहुत क्विक सब टाइम में। तो ये एक वजह है कि हम लोग लास्ट में एनसीईआरटी को एक चैप्टर को कवर करने के बाद ये बाकी के टफ क्वेश्चंस भी जरूर डालेंगे विद सॉल्यूशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 10 का ये पहला चैप्टर, मैथ्स का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों यह भी इंट्रोडक्शन देंगे आपको। इंट्रोडक्शन में सिर्फ बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं और वो क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट हैं, उसके बेस पर आगे सवाल होंगे। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ेगा, थोड़ा सा समय उसमें देना होगा बच्चों, पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सी नई नई बातें उसमें जरूर आती हैं, ऐड होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब जब एनसीईआरटी के सवाल करते हैं तो वैरायटी वाली चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए जहाँ इंट्रोडक्शन में भी बहुत से पॉइंट मैं कवर करूंगा, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है बेटा। तो बिल्कुल लेंथी है एक्सप्लेनेशन, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, अदरवाइज देयर विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू आर गोइंग टू मिस। तो रिमेंबर बेटा, don't take the burden, don't take that is a bit lengthy explanation, right? तो तैयार होते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक में। अब टॉपिक हमारा है कि नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है बेटा, तो अब आप गौर से देखो तो हम जो रियल नंबर की फैमिली है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जल्दी से इसे बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो ये है रियल नंबर की फैमिली एंड प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तीसरा टॉपिक रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट। और चौथा टॉपिक जो आपका लास्ट होगा वो होगा इरेशनल नंबर्स। बच्चों रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज पूरी तरह से आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा अगर आप उसको, मेरे एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से सुनेंगे समझेंगे, गारंटी है। अदरवाइज आधा अधूरा रह जाएगा बेटा, ये बड़ी गारंटी इस बात की भी है। तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम रियल नंबर की फैमिली से। तो बच्चों अब ये तो आपको पता ही है बेटा, नेचुरल नंबर तो बहुत सिंपल होता है, जो सिंपली 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमें कुछ खास कहने की जरूरत नहीं समझता हूँ, इट्स क्वाइट सिंपल। अब इसी नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर दो, 0, यानी कि 0 1 2 3 5। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर।
रिमेंबर माइनस नहीं होना चाहिए इनमें, कोई ना कोई फ्रैक्शन वाला होना चाहिए, ना ही डेसिमल में होना चाहिए, ना ही स्क्वायर रूट में होना चाहिए। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, राइट, सिंपल, नो फ्रैक्शन। तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल या फिर होल नंबर कहेंगे। तो चलिए अब बारी आती है इंटीजर्स। क्या चीज है इंटीजर्स? कुछ नहीं है बेटा, वो जो होल नंबर है ना वो सारे पॉजिटिव थे, अब उन्हीं को आप नेगेटिव कर दो, यानी कि -1, -2, -3 वो भी ऐड कर दो, साथ में प्लस के भी ऐड कर दो। तो इन सभी नंबर्स का जो लेखा टोटल है वो सारा बॉक्स एक पिटारा बनेगा, उसमें आप क्या होंगे, प्लस के भी और माइनस के भी, तो उसको इंटीजर्स कहते हैं। ये तो बहुत आसान था सर, जिसमें हमें मालूम भी था, बिल्कुल मालूम था, फिर भी मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं रियल नंबर फैमिली। अब है इंटरेस्टिंग बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना है बेटा, मैं थोड़ा ज्यादा दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन, फिर भी बोल रहा हूं, लेकिन बिना उन एग्जांपल्स के आपके डाउट्स रह जाएंगे, और यहाँ पर वो डाउट्स एक्स्ट्रा जिसके बारे में शायद कुछ बच्चों को डाउट रह गया वो भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहला आप कह सकते हैं सर ये P/Q फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल सही बच्चों। और दूसरी बात P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स, अभी बताया था ना, -B और +B हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या, P/Q फॉर्म में होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए, दो बातें बता दी मैंने। तीसरी बात बच्चों बताओ जल्दी से, यस, Q कभी भी 0 नहीं होगा, P जो मर्जी हो, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब क्या, डिनोमिनेटर बेटा, याद रखना, डिनोमिनेटर, आई एम राइटिंग ए मेंशनिंग हियर, डिनोमिनेटर, दिस इज योर Q एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। तो किसी भी नंबर्स का अगर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस 2/5 रैशनल, 2/7 रैशनल, 2 रैशनल, क्योंकि इसके नीचे 1 है, राइट। तो ये सारे रैशनल हो गए। चलिए ये भी हमें समझ में आ गया। अब बारी आती है सर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। इरेशनल नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, इसका मतलब जो P/Q फॉर्म में नहीं होते हैं, तो कैसे होंगे भाई, ये बोलने से डेफिनेशन खत्म नहीं हो जाती भाई, कुछ शक्ल तो होगी ना। यस अभी बताता हूं आपको शक्ल कैसी होगी। देखो यहां पर रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन मिस कर दी हमने, यस यही गलती करते हैं बेटा, इसलिए मैंने बोला था आपको एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझना है। तो रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होता है, यहां कहने से डेफिनेशन खत्म नहीं होती बच्चों। तो क्या होती है, यानी कि एक और चीज होती है, जैसे कि एग्जांपल 2.3, ये तो P क्या है, P/Q अजीब सी फॉर्म में है भाई, ये तो डेसिमल की फॉर्म में आ गया ना, राइट। तो डेसिमल अगर फॉर्म में आ जाता है तो वहां कहानी कहीं ना गड़बड़ाना चालू, राइट। अब डेसिमल को समझना है यहां पर, इसलिए मैंने बोला था, राइट। तो डेसिमल में क्या होना चाहिए, अगर कोई नंबर P/Q फॉर्म में नहीं है, डेसिमल फॉर्म में है, तो उसको कैसे पता लगाएं कि ये रैशनल है या इरेशनल है, राइट। अब इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा, एक वर्ड है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप होना। अगर कोई नंबर है 2.5 और उसका मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, मैं सपोज 2 और 5 को ले लेता हूं, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यस मैं आपको नंबर एग्जांपल देता हूं, ये लिए 2/5 ले लिया मैंने सपोज, राइट। आप इसको डिवाइड कीजिए, तो आप डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, यानी कि 0.4 आंसर आएगा, राइट। रिमेंबर बेटा 0.4, 0.4 आंसर आने वाला है। अब 4 के बाद दूसरा डिजिट नहीं आया, स्टॉप हो गया, दैट मीन्स अगर 2 किसी नंबर को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो अब यहां पर कहीं पर क्या हो गया, डेसिमल स्टॉप हो गया है। यानी डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं 2 3 4 जितने मर्जी डिजिट आए, वो अगर स्टॉप हो गए तो उस नंबर को कहा जाएगा टर्मिनेटेड डेसिमल। और अगर स्टॉप नहीं हुए, जैसे आपको नंबर क्या है 1/3 ले लो बेटा, राइट। अगर 1/3 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब डिवाइड करके देख लो बेटा, बहुत आसान है, तो वो 3 3 3 आते ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है बच्चा, इसका मतलब ऐसा बोलते सर जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया वो टर्मिनेटेड, 0 नहीं आया वो नॉन टर्मिनेटेड। बिल्कुल सही है, नई डेफिनेशन बन गई भाई,
है नहीं कि नहीं बच्चों? अभी तक कुछ और डेफिनेशन थी, फिर जिसको डिवाइड करते हैं या इसको पी ओपन क्यू में चलता है वगैरह वगैरह, तो हम नई डेफिनेशन बना देते हैं। बिल्कुल बना दिए, क्या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए बेटा। यानी कि किसी नंबर को डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? या तो वो टर्मिनेटेड होगा डेसिमल किसी पॉइंट के बाद, या टर्मिनेट नहीं होगा। वो डेसिमल किसी पॉइंट पर पे रुक गया तो टर्मिनेटेड है, नहीं रुका तो वो नॉन टर्मिनेटेड है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अगर 0 आ गया और आप क्या बोलेंगे? रिमाइंडर अगर 0 टर्मिनेटेड, और रिमाइंडर 0 ही आ रहा सर तो नॉन टर्मिनेटेड। चलिए ये बात भी हमें समझ में आ गई सर। ठीक है, अब रियल नंबर में रैशनल की डेफिनेशन 2 बनती है बेटा। क्या? एक तो पी ओपन क्यू फॉर्म में हो और पी क्यू इंटीजर्स हो और क्यू 0 नहीं हो, राइट? यार छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे थे। अब दूसरी जो डेफिनेशन निकली है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तो कैसा होना चाहिए? वो या तो टर्मिनेटेड होना चाहिए, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटेड है तो वो रैकरिंग होना चाहिए। सर ये रैकरिंग वर्ड कहाँ से डाल दिया? यस, अब अगला ट्विस्ट आने वाला है। अब ये रैकरिंग को समझेंगे हम, राइट? तो मैं फिर बताता हूँ, रैशनल नंबर में आपने बोलना है अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो उसकी 2 कंडीशन है, या अगर टर्मिनेटेड होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा, तो दोनों ही रैशनल हो सकते हैं। अगर टर्मिनेट है तो 100% रैशनल है, अगर वो नॉन टर्मिनेट है तो 50%। सर ये क्या हुआ? यस, उसी को समझते हैं बेटा एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं ऐसे एग्जाम्पल की जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, राइट? अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल दे करके। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 2/3 लिया, अब मैं उसको डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो मुझे उसे डिवाइड करने पर क्या मिलने वाला है? आपके पास 2 ही सिचुएशन आने वाली है, या तो डेसिमल कहीं पर स्टॉप हो जाएगा तो रैशनल, राइट? या अगर वो स्टॉप नहीं होता है तो 2 ही चीज होगी बच्चों, कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं डिवाइड करने पर वो नंबर्स कहीं ना कहीं रिपीट होने चालू हो जाएंगे या रिपीट नहीं होंगे। सपोज नॉन टर्मिनेट बोला है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2, 3, 4, 5, 7 इस तरह से नंबर आएगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 4.3 4 एंड 5, अब यहाँ पे 45 45 45। अब ये क्या हो रहा है बेटा? ये नंबर 45 बार बार रिपीट हो रहा है, इसे आप क्या बोलेंगे? टर्मिनेट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटेड है। इसका मतलब सर ये नॉन टर्मिनेटेड है। और एक साथ में नई बात निकल करके आई, क्या बच्चों? कि जो नंबर है ना ये 45, ये डबल डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है। हो सकता है वो सिंगल डिजिट 555 भी रिपीट हो सकता है लास्ट में 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 345 345 345। तो कोई भी सिंगल पेयर, डबल, ट्रिपलेट किसी में पेयर्स में वो रिपीट हो सकता है। इसको कहते हैं रैकरिंग, राइट? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो रैशनल नंबर है वो उसके लिए 2 कंडीशन है। एक, अगर वो नॉन टर्मिनेट है तो उसके साथ वो रैकरिंग भी होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा बार बार, लास्ट में, बीच में नहीं, लास्ट में। ये भी ध्यान देना बेटा, लास्ट में नंबर रिपीट, चाहे वो अकेला या डबल या ट्रिपल जो भी हो, राइट? ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। फिर रिपीट करता हूं, किसे कहते हैं? नॉन टर्मिनेटेड है तो भी, अगर नॉन टर्मिनेट है तो रैकरिंग होना जरूरी है। दैट्स इट। अब बारी आती है बच्चों इरेशनल नंबर्स की। यहां इरेशनल नंबर बड़ा ट्विस्ट करता है कि अगर आपका नंबर नॉन रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि डिवाइड करने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, यानी कि वो डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद पॉइंट नंबर आते जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, एक नंबर लेता हूं मैं आपके सामने, 3 और 7 0, फिर लिखता हूं 7 0 0, फिर आपको लिखता हूं 7 0 0। अब ये क्या हो रहा है? बस डैश 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 इसी तरह से नंबर आगे चलता जा रहा है। कैसे जा रहा है? कि लास्ट में देखो बेटे 70 आया, फिर उसके बाद 700 आया, फिर उसके बाद 7000 आया। इस तरह से नंबर क्या रिपीट हो रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो नॉन स्टॉप है और साथ में रिपीट भी नहीं आ रहा है, दैट मींस नॉन रैकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाएगा इरेशनल नंबर।
तो इसका मतलब इरेशनल की डेफिनेशन बन गई नॉन टर्मिनेटेड प्लस नॉन रैकरिंग, राइट। रैकरिंग हो गया तो रैशनल, और नॉन रैकरिंग रिपीट नहीं हुआ तो इरेशनल। तो ये बन गई हमारी एक रैशनल की कंप्लीट डेफिनेशन। और इरेशनल की अभी भी 55। सर इतना समझाया, इसमें भी इरेशनल अभी पूरा नहीं हुआ, जैसे रैशनल का भी पूरा नहीं हुआ था, हमने आगे इरेशनल आने के बाद आपको समझाया डेसिमल में कैसे फर्क पड़ता है। ऐसे ही बच्चों अब इरेशनल अगर नंबर है वो अगर डेसिमल फॉर्म में है तो उसकी शक्ल कंडीशन ये है, डेसिमल में है तो मैंने आपको डेफिनेशन दी है कि वो नॉन टर्मिनेटेड के साथ नॉन रैकरिंग होना चाहिए। अब दूसरी डेफिनेशन आने वाली है बच्चों, वो क्या सर? इसकी भी दो, जी हाँ, रैशनल की दो डेफिनेशन बनती है तो इरेशनल की भी दो डेफिनेशन। कैसे सर? बताओ, सोचो, आपको पता है, राइट? अरे भाई स्क्वायर रूट वाले नंबर, राइट, वो तो डेसिमल में नहीं है ना। एग्जैक्टली बच्चों, तो अब रैशनल को हमने क्या लिया था जो बिना डेसिमल में थे, फ्रैक्शन में थे, 2/3, 7/3। फिर हमने कहा नहीं, डेसिमलों में तो क्या होगा? एग्जैक्टली बेटा, यहाँ पर भी जब डेसिमल में है तो कंडीशन है रैशनल नंबर ऐसा ऐसा होना चाहिए। कैसा? नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रैकरिंग होना चाहिए। और अगर वो डेसिमल में नहीं है तो फिर स्क्वायर रूट में होना चाहिए। तो बनी बात या नहीं बनी? अगर नहीं बनी तो बताओ, बन गई है तो अब बताओ कितने % क्लियर हुआ, राइट? लेकिन अभी भी एक पॉइंट रह गया है बेटा, एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, राइट? अगर सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट कर दूंगा तो क्या नंबर कहलाएंगे? सब कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, राइट? रूट स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, ये सब सारे नंबर हैं जितने भी आपके रैशनल नंबर हैं या होल नंबर्स हैं, ठीक है ना, मैं उनका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। लेकिन एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन आ रहा है बच्चा। जैसे मैंने आपको वहां बताया था ना कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी एक गेम है। क्या बेटा? गौर से देखो, ये 4 वाले जो भाई साहब हैं ना, ये है बीच में डिस्प्यूट करने वाले। क्यों? क्योंकि 4 का स्कोर रेट तो निकल जाता है, 9 का स्कोर रेट निकल जाता है, तो 4, 9, 16 ये क्या है बच्चों? याद करो, परफेक्ट नंबर, राइट? तो परफेक्ट नंबर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आप कोई सा भी होल नंबर ले लो, उसका आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो उसे आप क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, राइट? समझ में आया बेटा? तो इरेशनल नंबर्स की दो डेफिनेशन, जब वो डेसिमल में होते हैं तो नॉन टर्मिनेटेड होने चाहिए, नॉन रैकरिंग होने चाहिए, और अगर वो डेसिमल में नहीं है तो स्क्वायर रूट में होने चाहिए, एक कंडीशन के साथ। क्या एक्सेप्शन है? वो परफेक्ट नंबर नहीं चलेगा, राइट? तो परफेक्ट नंबर के अलावा जितने भी होल नंबर्स हैं सबका कर दो स्क्वायर रूट, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? इरेशनल नंबर। देखो बेटा, एक्सप्लेनेशन लंबा गया, आई नो दैट, लेकिन चीज़ें अच्छी चीज़ें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो सिर्फ कह देना या नंबर है या स्क्वायर रूट है, कहीं ना कहीं बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसे क्लियर करने के लिए ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई आपने भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये कई बार मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ लेकिन आपकी भलाई के लिए, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उससे पहले ही आप उसका जवाब दे सको, राइट? उसके बाद क्वेश्चन करें और जवाब दें। अगर क्वेश्चन ही नहीं आया उस टाइप का उस एक्सरसाइज के अंदर, जैसे कि मैंने बताया बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमेशा उनकी कमजोरी रही है। ये मैं बुक बिल्कुल अच्छे लेवल की है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टारगेटेड है, खास करके इसे कुछ वजहों को रखते हुए हमेशा एनसीईआरटी इस तरह से पेश आती है। लेकिन बच्चों, जब आपको ब्रिलियंट होना है, उस कंपटीशन का इस वक्त ज़बरदस्त माहौल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बच्चों यहाँ आपको हमेशा अपना लेवल हाई लेकर चलना है। तो भाई शुरू में टाइम दो, कॉन्सेप्ट पर टाइम दो, वैरायटी के क्वेश्चन है उन पर टाइम दो। उसको समझने के लिए पहले ही तो आपको समझना पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट समझा नहीं है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर आपको राम कहानी फिर समझाना पड़ेगा चैप्टर दोबारा। तो ये बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है।
इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर कर दिया रैशनल इरेशनल क्या है, राइट। चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, वो है आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है जी। अब इसको समझना है, इसको समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी बेटा। एक प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और दूसरा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों कंपोजिट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसके बारे में आप शुरू से पढ़ते आए हैं। टू एक नंबर दे, मैं कुछ नंबर लिखता हूँ बेटे, 2 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, आगे और भी बहुत सारे हैं, राइट। अब इनमें से मैं कैटेगरी कर देता हूँ आपको निकाल करके। 2 और मैंने 3 लिख दिया है और 5 लिख दिया है, और चलो अब 7 भी लिख लेता हूँ। अब बाकी जो बचे हैं 4 एक तरफ लिख देता हूँ, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, राइट। ये मैंने नंबर अलग अलग कर दिए। अब गौर से देखो बेटा, ये एक दो ग्रुप बना दिए मैंने बेटा, राइट। जो एक लेफ्ट साइड में ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है 2 3 5 7, इसमें और 4 6 8 10, इन दोनों ग्रुप में क्या फर्क है, गौर से देखने पे आपको पता भी होगा बेटा। देखो बेटा, जो 2 3 5 7 हैं ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। कैसे सर? जैसे कि आप राइट वालों को देखो, 4 किसके टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 6 किसके टेबल में आता है, 2 3 जा एंड 3 2 जा, 2 की टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है, राइट। 8 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो पहले नंबर 2 3 5 7 दिए हैं ये हमें समझ में आ गया, ये किसी की टेबल में नहीं आते, राइट। लेकिन जो दूसरे नंबर हैं वो किसी की टेबल में आते हैं। तो भाई डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन अगर मैं पहले ही समझा देता दे देता आपको कंफ्यूजन हो जाता। तो पहले आपने ये समझ लिया कि एक टेबल में आते हैं, दूसरे किसी के टेबल में नहीं आते हैं, बस ये चीज़। अब हम यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका जो डेफिनेशन जो कहती है वो ये कहती है क्या, जो 2 की दूसरी टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब अगर 2 के फैक्टर बनाओगे तो कोई होगा ही नहीं, सिवाय किसके, उसी नंबर के और एक। 2 के फैक्टर 2 1 जा 2, मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर। लेट्स से 2 के फैक्टर आपको लिखने हैं आपको, तो आप 2 के फैक्टर कैसे बनाओगे बच्चों? 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, राइट। आप इधर 6 के फैक्टर में आपको लेता हूँ, राइट। 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 और साथ में 1, राइट। अब ये बात हमें समझ में आ गई। 2 के फैक्टर कौन से, 2 इंटू 1 2 ही हैं, और 6 के फैक्टर क्या है बेटा, 3, 2 3 जा एंड 1, राइट। इसका मतलब ये हुआ जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक इटसेल्फ और एक 1। तो दोज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, itself and 1, those numbers, right, itself and 1 are called prime numbers। और जिसके 2 से ज्यादा हो जाए जैसे कि यहाँ पर है तो उसको क्या बोलेंगे, the number which have more than 2 factors are known as composite number। That's it बेटा। तो composite प्राइम नंबर समझ में आ गया। एक चीज हमेशा एक चीज फंसती है, क्या, what about 1 कहाँ गया? 1 को एक्सेप्शन में रख दिया है। अब मैं उसको उस कहानी सुना सकता हूँ, रीजन भी दे सकता हूँ, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, राइट। बस इतना ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट है, उसे साइड में रखो। अब फिर भी बता देता हूँ चलो कि 1 क्या फैक्टर करोगे तो क्या मिलेंगे, क्या 2 फैक्टर होंगे? ना तो उसके 2 होते हैं ना 3 होते हैं, राइट। 1 1 जा 1 अपना ही है, बस इटसेल्फ है और 1 है। कहोगे तो सर ये तो फिर 2 वाले में आना चाहिए, कंफ्यूजन है, सेम नहीं हो सकता है, राइट। तो इसलिए 2 2 3 3 ये नहीं चलता बच्चों, यानी कि 1 के फैक्टर को जो प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करती, ना ही कंपोजिट को करती है। दैट्स व्हाई वी हैव सेपरेटेड दिस स्पेशल नंबर 1। समझ में आ गया? तो 1 को छोड़ करके सबके प्राइम फैक्टर्स या कंपोजिट फैक्टर्स जरूर बनेंगे, बस यही है फंडामेंटल थ्योरम। तो कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, 10 16 18 20, कंपोजिट नॉट प्राइम नंबर्स, राइट। तो कोई भी अगर कंपोजिट नंबर लोगे, मैं ले लेता हूं 10, तो क्या होगा बच्चों, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, राइट। तो बस यही डेफिनेशन है। जब आप किसी कंपोजिट नंबर को ब्रेक करते हो तो क्या मिलते हैं, प्राइम फैक्टर मिलते हैं।
यानी कि आपने 6 को ब्रेक किया। देखो यहाँ पर 6 के फैक्टर 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 क्या है? प्राइम। 10 के फैक्टर करो 2 इंटू 5, तो 2 और 5 क्या है? प्राइम। 9 के फैक्टर करो 3 इंटू 3, 3 और 3 क्या है? प्राइम। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप तोड़ते हैं तो उसके फैक्टर प्राइम फैक्टर में ही बनेंगे, राइट। आप कहोगे सर नॉन प्राइम में कंपोजिट भी बन सकते हैं, हाँ वो भी बन सकते हैं, लेकिन हमने डेफिनेशन में बोला है कि अगर कि ये बोला है कि कंपोजिट नंबर्स यानी कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि किसी भी कंपोजिट को आपने प्राइम में ही तोड़ना है, राइट। जैसे 81 है या 16 है, 16 को आप ब्रेक करें 4 इंटू 4 जी, या 8 इंटू 2, आप ऐसा भी तो बोल सकते थे, लेकिन 8 और 2 तो प्राइम है ही नहीं, तो डेफिनेशन गलत हुई कि नहीं? यस बच्चों, ध्यान से सुनो। यस, तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कैन बी, राइट। प्राइम में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब उसके अंदर कंपोजिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्राइम में ही एक्सप्रेस करना है। जैसे मैंने बताया 16 का, राइट, 2 इंटू 8 करोगे तो वो आपने उसको डेफिनेशन गलत हो गई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पर ये नहीं बताती, वो कहती है इसको आप इसमें यस प्राइम फैक्टर्स में ही एक्सप्रेस करें। आप उसमें भी कर सकते हैं, ये तो क्लियर है, बाकी आप किसी और में भी कर सकते हो, इसलिए हमने प्राइम में अब बोला है तो दैट मीन्स प्राइम में ही करना है, राइट। तो उसमें भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप यानी कि कंपोजिट में भी आप कर सकते थे। तो ये इसमें मिसिंग था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया बेटा। आई होप ये बात भी आपको नई थोड़ी सी लगी होगी, कुछ बच्चों को तो ज़रूर लगी होगी, क्योंकि आप कंपोजिट नंबर में भी तोड़ सकते थे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि प्राइम में तोड़ने का, यस 2 इंटू 8 नहीं, क्या? यस 2 इंटू 2, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 यही बनेगा बेटे, 2 इंटू 4 नहीं बनने वाला, या 2 इंटू 8 नहीं बनने वाला। ठीक है बच्चों, ये इसकी एक नई बात थी जो मैंने आपको बोला था, ऐड करके समझाया। तो चलिए, ये भी आपका हमारा अर्थमेटिक थ्योरम का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक बच्चों, ये है एलसीएफ और एलसीएम। बेटा एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हम निकालना जानते हैं, पिछली क्लास से हमें आइडिया है, फिर भी मैं सवाल कराऊंगा, सब आपको समझा दूंगा, तो उसकी उस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे कैसे निकालना होता है, राइट। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अब यूक्लिड तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो वो मेथड हम बिल्कुल नहीं लगाने वाले, उस टॉपिक को छूने वाले भी नहीं है, राइट। अब एचसीएफ एलसीएम निकालने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर होता है रिलेशन की बात हो रही है। उस रिलेशन को ही सिलेबस में फोकस किया गया, उसके ऊपर सवाल बनेंगे बेटा, राइट। तो क्या रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम के बीच, राइट। तो वो ऐसा रिलेशन है बेटा, आप कोई भी दो नंबर ले लो, राइट। अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 एंड 6, तो 2 एंड 6 का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट कितना आता है भाई? 12 आता है। अगर मैं 2 एंड 6 का मैं एग्जाम्पल, चलो बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। चलिए मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, डेफिनेशन तो हो ही गई है, राइट। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2 एंड 6 का, राइट बच्चों। तो अब आप देखते हो कि 2 एंड 6 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बेटा? 12 आ रहा है, बिल्कुल सही सर। अच्छा, अब मुझे 2 एंड 6 का एचसीएफ निकाल करके बताओ। आप सबको आता होगा, आई एम श्योर बेटा, बहुत आसान है। तो 2 का फैक्टर तो 2 ही रहेगा बेटा, और 6 का फैक्टर क्या हो गया? 2 एंड 3, राइट। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम? वो है सिर्फ 2 कॉमन है, तो एचसीएफ निकल गया बेटा 2। अब कैसे निकला प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं करा दूंगा। जो कॉमन होता है दोनों में वही निकालना है बेटा, तो सिंपल है, 2 आ गया। अब एलसीएम क्या होगा बेटा? एलसीएम 2 और 6 का क्या होगा बेटा? इसमें क्या होता है, जो कॉमन आता है उसे एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं आता उसको भी लिखते हैं विदाउट रिपीटिंग। जो 2 बार आएगा एक बार, 4 बार आएगा 2 बार, राइट। और अगर 3 बार आया तो एक बार और एक बार और आएगा, राइट। तो एलसीएम लेने का मतलब है 2 एंड 3 हमारा एलसीएम आ गया, यानी कि 6 आ गया बेटा, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब आपका देखो बच्चों क्या हुआ, एचसीएफ निकला 2,
एलसीएम निकला 6। अब एचसीएफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकलता है 12। इसका क्या मतलब, अरे एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर 12 आ रहा है, और नंबर जो जिसके हमने निकाले थे, जिस बंदों के, बंदे कौन थे भाई, 2 और 6 थे ना, उनको भी गुणा करते हैं तो भी 12, उनके एलसीएम एचसीएफ गुणा करते हैं तो भी 12। यस, यही जादू है, यही रिलेशन है, ये दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन यू कीप इन माइंड ऑल द टाइम बच्चों। इस पर बेस आपके सवाल आएंगे, राइट, आगे करेंगे, राइट। चलिए, ये रिलेशन हमने यहाँ समझ लिया सर, बिल्कुल। अब एक चीज और जो मुझे समझानी बाकी रह गई है वो थोड़ी सी ये है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है, फिर दोबारा रैशनल पे जा रहे हैं बेटा, राइट, एक उसके बेस पर एक रिलेशन ही आप समझ लीजिए, नई चीज इसके अंदर एंट्री हुई है बच्चों, वो आपको ध्यान देना है। वो क्या है, ये जिस अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोई नंबर आपका रैशनल फॉर्म में है, यानी कि P अपॉन Q फॉर्म में, तो मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से 2 अपॉन 7, राइट, और एक एग्जांपल लेते हैं 2 अपॉन नहीं 21 ले लेते हैं। चलिए 21 अपॉन चलो मैं इसको 7 को तो 15 कर देता हूँ बेटा। चलो वैसे तो मैंने एग्जाम क्वेश्चन ही किया हुआ है, चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है तो टेंशन क्यों लेने का बेटा, तो अब मैं आपको क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। चलिए यस, 17 अपॉन 20, ये एक फ्रैक्शन है, राइट। अब हमें जो रिलेशन समझना है वो एक्सपेंशन के बारे में समझना है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्या रिलेशन समझना है। देखो सवा रिलेशन जो या नई चीज क्या है वो ये है कि आपको 17 अपॉन 20, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे 20 से, 17 को 20 से डिवाइड करते हैं तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या तो टर्मिनेटेड होगा या नॉन टर्मिनेटेड होगा, तो इन दोनों में से एक होगा, आप बता दो। लेकिन शर्त यह है कि सर आपको अब डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवीजन मेथड यूज करे आपको बताना है कि ये टर्मिनेटेड होने वाला है या नॉन टर्मिनेटेड, यानी कि भाग करने पे जो नंबर आएंगे डेसिमल फॉर्म में वो 2.333 आएगा या 2.5678 स्टॉप, यानी कि डेसिमल किसी डिजिट के बाद स्टॉप हो जाएगा या नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा, ये आपको बताना है। लेकिन डिवाइड नहीं करना है, बस ये सवाल का मेन पॉइंट है कि किसी फ्रैक्शन नंबर को बिना डिवाइड करे आपको पता लगाना है कि बताइए सर ये आपका टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटेड होगा, दैट्स इट। और बिना डिवाइड करे क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि उसके जो डिनोमिनेटर है, जो भी नीचे लिखा होगा, नीचे वाला नंबर है, जैसे नीचे वाला 20 है, इसके आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे, राइट। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद अगर उसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, नंबर 1 या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या इन दोनों या दोनों होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं, ना 3 ना 7 ना 11, बाकी नंबर्स नहीं आने चाहिए, तो मैं कहूंगा सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड। क्लियर बच्चों, तो टर्मिनेट कब होगा, जब उसके फैक्टर 2 या 5 या फिर दोनों ही होंगे बस, तो नॉन टर्मिनेटेड। यस, उसके अलावा कुछ और आ जाए, राइट। इन 2 के और 3 के, 2 और 5 के अलावा मान लो 3 भी आ जाए बीच में, राइट। कैसे, 15 के फैक्टर करो आप, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, अभी बताते हैं आपको, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। चलिए यहाँ पर, चलिए मैं ले देता हूँ, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 7 अपॉन 15, राइट। तो 15 के फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, 3 into 5, राइट। अब मुझे बताओ, पहले जो 20 के फैक्टर बन रहे थे उसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा है ही नहीं, जो 15 के फैक्टर बन रहे हैं उसके फैक्टर 3 आ गया 5 के अलावा, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर के बीच में आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटेड होगा, राइट बच्चों। अब इसके और टर्मिनेट कब होगा, जब वो एग्जैक्टली जब 2 या 5 में से ही होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा, तो वो टर्मिनेटेड फॉर्म में होगा। अब इसको वर्ड डेफिनेशन में एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह से बोलेंगे, इफ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इट इज श्योर, डिनोमिनेटर तो उसका होगा,
राइट। अगर उस डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है दैट कैन बी एक्सप्रेस इनटू 2 रेज टू पावर m एंड f 5 रेज टू पावर n। अगर 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n, m n का मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, दो नंबर रिपीट भी हो सकता है, 2 2 2 2 5 5 5, जितनी बार भी आ जाए दोनों 5 2 और 5 तो चलेगा, राइट। अगर वो 2 रेज टू पावर 5 एंड 5 रेज टू पावर n इस तरह से नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब कोई और नंबर आ रहा है, 3 आ गया, 7 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटेड, दैट्स इट। ये है बिना डिवीजन करे पता लगाने का तरीका। इसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है बेटे, वो यहाँ कहीं पर भी नहीं बोली गई है। जब सवाल करेंगे ना मैं तब आपको बताऊंगा कि जो मैंने डेफिनेशन बोली है, जो अभी मैंने आपको बताई, कहीं ना कहीं अधूरी है। फिर से एक ट्विस्ट है, यस अब मैं आपको नहीं बताऊंगा ताकि आपको पता चले यस मैं जो एक्स्ट्रा चीज डालता हूं कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब जो किताब में लिखा है, जो बुकों में लिखा है, जो टीचर्स बोलते हैं, बिल्कुल मैंने वैसे ही समझा दिया, कोई बात नहीं सर, एक चीज छोड़ दी है, अब आएगा सवाल तब बताता हूँ आपको यस क्या चीज छोड़ी गई थी। तो रेडी रहना बेटा, मैंने ये बात बोली थी, राइट। अब मैंने आपको बोल दिया है कि बिना डिवीजन कैसे पता चला है कि वो टर्मिनेट है, when the denominators can be expressed in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n, m n o p o q कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इनके ये इस फॉर्म में नहीं दिखा जाता है तो नॉन टर्मिनेट है। और इसका मतलब ये भी है कि उसके अलावा 3 हो या 7 हो, कोई और प्राइम नंबर, इन दोनों के अलावा। एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए था, देखा जाए तो यहाँ पर भी ये भी गलत है, राइट। कोई अगर नहीं है तो क्या बोले, इसका मतलब ये समझाना अच्छा था ना कि जिसको हम 2 and 5 एंड एक्स्ट्रा a लिख देते, कोई a की पावर n, a is not 2 and 5, it could be any other prime number except 2 and 5, ऐसा लिखते थे डेफिनेशन, राइट। तो वो भी मैं टेस्ट कर दिया है, बहुत थोड़ा सा चेंज करना बनता है भाई, कुछ ना कुछ अपने तरीके से समझाना बनता था, मैंने एक चीज ऐड कर दी है। अब आपको सवाल में भी एक चीज ऐड करके दिखाऊंगा तब मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा आज का इंट्रोडक्शन। कैसा लगा बेटा, आई होप लेंथी लग रहा होगा, बट बच्चों फिर भी कहूंगा नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोबारा सवाल करते हुए अगर इस चीजें समझाने बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा समय, वहां पर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। खासकर से 4-3 महीने के बाद इतना सारा कॉन्सेप्ट याद रखना इम्पॉसिबल। और एक्सप्लेनेशन कब तक देंगे बेटा हम, राइट। एक सवाल के पीछे फिर दोबारा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, इसीलिए पहले इंट्रोडक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट बात थी उससे भी ज्यादा मैंने चीजें रख दी हैं यहाँ पर। इन बात को ध्यान में रखना, और अगले क्वेश्चंस यानी कि अगले वीडियो में हम तैयारी करेंगे 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फुल एक्सप्लेनेशन होगा, नॉट टू वरी। उसके साथ हम कोशिश करेंगे 1.2 और भी किए जाए ताकि मैक्सिमम सवाल उसमें कवर हो। और एंड ऑफ द चैप्टर फिर रिपीट करता हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरटी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स का उसमें डालेंगे ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से हम बिल्कुल अलग ना हो सके, बिल्कुल तभी हमारा सॉलिड बनेगा मैथमेटिक्स, राइट बच्चों। तो इसी के साथ अब आप सबसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच वंस अगेन बच्चों।